हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 22 जुलाई 2024 के दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला समाचार है कि ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्टर्न बैंक यानी पूर्वी जेरूसलम और वेस्टर्न बैंक में जो इजरायली कब्जा है वह अवैध है, यानी अवैध इजरायली कब्जा है या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये कौन कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह रहा है। और इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कब्जा क्या होता है, यानी ऑक्यूपेशन क्या होता है, और इसमें ये जो निर्णय दिया गया है क्यों दिया गया है, क्या दिया गया है और इसके क्या प्रभाव होंगे। ठीक है। दूसरा न्यूज़ है दुष्ट लहरें या रूग जो है वेव्स। समुद्र में कई सारी ऐसी वेव्स आती हैं जिनका काफ़ी विनाशकारी प्रभाव होता है और उसके आसपास के जो लहरें यानी पहले या बाद में आती हैं उनसे वो अपेक्षाकृत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। और अभी तक इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता रहा, लेकिन एक मॉडल एआई मॉडल आया है जो इसमें इसका पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हो सकता है और आगे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन्हीं दो प्रश्नों को करेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, पीडीएफ तो रहेगा ही, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं वेस्टर्न बैंक और पूर्वी जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा। जब 1967 में वार चल रहा था इजराइल और उस आसपास के देशों का, तो तब से जो है वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम ये दोनों इजराइल के अधिकार क्षेत्र में हैं और जिसे दुनिया ऑक्यूपेशन कहती है यानी कब्जा कहती है। ठीक है। इसको लेकर दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये कहा था कि वो इस पर राय दे। ठीक है, कि ये इसका जो इजराइल का कब्जा है वो उसको लेकर जो कुछ प्रश्न उठाए गए थे उन पर राय मांगी गई थी और उनको लेकर निर्णय दिया गया है। तो आइए ज़रा समझते हैं क्या मामला है, कैसे है, क्यों है। तो मामला क्या है, तो देखिए 19 जुलाई को यानी शुक्रवार को ही एक निर्णायक और स्पष्ट निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ पे स्थित है? हेग में। तो हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक गैर बाध्यकारी फैसला, यानी फैसला बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाहकारी है, राय है, घोषणा की कि 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्टर्न बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल का 56 साल लंबा शासन अवैध है और यह कि यह उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने के लिए बाध्य है। ये फैसला उसने अपनी राय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया है। क्या कहा है न्यायालय ने? आईसीजे ने कहा है कि उसने निर्धारित किया है कि वेस्टर्न बैंक में बसने वाली इजराइल की नीति, वेस्ट बैंक में बसने वाली इजराइल की नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है और इजराइल ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को प्रभावी रूप से अपने कब्जे में लिया है, साथ ही पूर्वी यरूशलेम को भी, जिसने औपचारिक रूप से 1980 के बाद से ये चीज़ें की है। तो ये कुछ इसके बारे में है कि ये मामला है। ज़रा सा हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या हम समझेंगे कि ये कब्जा यानी ऑक्यूपेशन की बात आती है, तो ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं या कब्जा क्या होता है। ये निर्णय जो लिया गया है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, ये निर्णय क्यों लिया गया है, क्यों इसको निर्णय देना पड़ा है, निर्णय में क्या क्या बातें कही गई है, किस आधार पर यह निर्णय कहा गया है, आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इस निर्णय का क्या प्रभाव होगा और उस पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही है। इन्हीं सारे आइए मुद्दों को आगे ले चलते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी क्षेत्र पर कब्जा या ऑक्यूपेशन क्या होता है। जब कहते हैं कि ऑक्यूपाइंग स्टेट है, इजराइल को ज़्यादातर जो है इजराइल विरोधी व्यक्ति, पत्रकार, मीडिया हाउसेस या देश उसको ऑक्यूपाइंग स्टेट बोलते हैं, यानी कब्जाकारी देश है। तो कब्जा करना या ऑक्यूपाइंग स्टेट किस जो है ऑक्यूपेशन वो क्या होता है उसको ज़रा समझें। तो देखिए इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण या स्वीकृत परिभाषा है वो हेग कन्वेंशन 4 1907 है, यानी 1907 का जो हेग कन्वेंशन 4 है। हेग कन्वेंशन कई सारे रहे हैं, 1899 से रहे हैं, लेकिन जो हेग कन्वेंशन 1907 का हेग कन्वेंशन 4 है, उसका आर्टिकल 42 ये बात कहता है कि किसी भी क्षेत्र को तब कब्जा किया हुआ माना जाता है जब उसे वास्तव में शत्रु सेना के अधिकार में रखा जाता है। यानी किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र को अगर शत्रु सेना के अधिकार में रखा जाता है तो ये माना जाता है कि वो कब्जा में है। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि वह क्षेत्र
उस क्षेत्र की संप्रभुता सौंप न दी गई हो, यानी जिस क्षेत्र के कब्जे में है उसे संप्रभुता न सौंप दी गई हो, तब उसे कहा जाता है कि वो ऑक्यूपेशन में है। यानी जैसे कुछ लोग इजराइल पे ये क्षेत्र पर ऑक्यूपेशन क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल के ये कब्जे में है, यानी इजराइल सेना के नियंत्रण में है, इजराइल के ही नियंत्रण में है, तो आपको वो इजराइल के सेना के ही नियंत्रण में है। लेकिन जिसका वो था, यानी जॉर्डन का था, ये सारा क्षेत्र पहले जॉर्डन का था, जॉर्डन ने संप्रभुता नहीं सौंपी है। अगर जॉर्डन संप्रभुता सौंप देता तो ये ऑक्युपाइंग स्थिति ना होकर बल्कि इजराइल की या जिस देश की भी उस पर संप्रभुता होती। कुछ लोग इसी तरह की नैरेटिव जम्मू कश्मीर के लिए चलाते हैं कि भारत वहाँ पे, खासतौर से पाकिस्तान और उसके इस तरह के समर्थक मीडिया हाउस है। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान की चाहे जो भी हो, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारत में, उसकी संप्रभुता भारत में मिला दी गई थी जम्मू कश्मीर का जो राजा ने भारत के साथ जो विलय किया था। ठीक है, तो ये वो नैरेटिव फॉल्स है। मैं साथ साथ उसको भी बता देता हूं कि कहीं उसमें दिमाग में आप लोग न जाए। तो कब्जा क्या है? जब किसी भी क्षेत्र पर यानी कोई देश की सेना कब्जा करती है और उसकी संप्रभुता जिस देश की रहती है उसके द्वारा, अगर मान लो युद्ध पे कब्जा हुआ, वो जीत गया, तो वो संधि करके हस्ताक्षर करके उसे छोड़ देता है संप्रभुता, तब वो उसकी हो जाती है, अदरवाइज उसे कब्जा माना जाता है। लेकिन जब कब्जा केवल अस्थायी होता है, इसमें कब्जा करने वाली शक्ति को संप्रभुता का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं हो, अगर संप्रभुता का हस्तांतरण शामिल हो गया तब वो कब्जा नहीं कहेगा, तब वो पूरा हो जाएगा। और एक बार जब किसी क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है, यानी ऑक्युपेशन हो भी जाता है, यानी कोई बाह्य क्षेत्र आपके सेना के कब्जे में है या किसी भी देश की सेना के कब्जे में है, तो भी वहाँ पे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी देश पे कब्जा कर लिया और वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, आप मनमर्जी करोगे, नहीं, वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम लागू होते हैं। और वो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून क्या है? हेग कन्वेंशन 4 1907 और 1904 यानी चौथा जिनेवा सम्मेलन, जिनेवा कन्वेंशन 1949। ये दो ऐसे कन्वेंशन हैं, दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जो ऑक्युपेशन क्षेत्र, ऑक्युपाइड क्षेत्र पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। ऐसे में ये जो कन्वेंशन है, ये जो ऑक्युपाइंग फोर्स होता है उस पर कुछ दायित्व तो डालते हैं, जैसे कि कब्जा किए गए क्षेत्र की आबादी को भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना शामिल होता है। यानी जिस देश की सेना ने किसी क्षेत्र पर कब्जा किया है, वहाँ की जनता को चिकित्सा और भोजन प्रदान करना उस देश का जिसने कब्जा किया है उसका दायित्व होता है। साथ ही क्षेत्र में नागरिक आबादी के स्थानांतरण, यानी जो सिविलियन पॉपुलेशन होता है उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। वो जैसे हैं, मिलिट्री आप इधर से उधर हो सकता है, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन जो लोग होते हैं उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। और यह जो स्थानांतरण है ये बल और धमकी के भी आधार पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उनको हटा के उनको बाहर धकेल के उस क्षेत्र पे कब्जा, तो ये कुछ दायित्व इसमें सौंपता है। ठीक है, अब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये फैसला जो दिया है इजराइल के विरुद्ध, ये फैसला क्यों दिया है, किस आधार, मतलब इसके पीछे वजह, उसको फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए अभी जब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है, हालांकि मैं उसको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, न्यायिक संस्था है, जो किसी मुद्दे को, यानी जो दो देशों के जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, हेग में दो न्यायालय है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, और उसका जो निर्णय होता है उसमें जो कोई केस लिया जाता है वह उन्हीं सिर्फ दो देशों के बीच, यानी देशों के बीच का जो केस होता है वही वो मामला लेता है, और उसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मामले को कोई पक्षकार देश उसमें ले जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी ले जाके किसी व्यक्ति के विरुद्ध, हाँ किसी व्यक्ति के विरुद्ध मामला होता है तो वो दूसरा, हेग में दूसरा है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जब वहाँ पे कोई पक्षकार ही ले जा सकता है, फिलिस्तीन तो पक्षकार है नहीं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मामला कोई और ले गया होगा। और यहाँ के मुद्दे को देखें तो इसमें मामला दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा था कि पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्टर्न बैंक के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल की नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सलाहकारी राय मांगी की गई थी कि उसके जो इजराइल का कब्जा है उस पर जो
कानून में क्या चुनौती, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या उल्लंघन हुआ है या उसकी क्या स्थिति है, इस पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राय मांगी गई थी। और ये जो प्रस्ताव पास किया गया था वो निकारागुआ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके पक्ष में 87 मत पड़े थे, विपक्ष में 26 मत और 53 लोग अनुपस्थित थे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक प्रस्ताव था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए कि वो इस मामले पर अपनी राय दे। तो जो राय दी गई है वो किन किन मुद्दों पर दी गई है उनको एक एक करके देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ने कब्जे पर क्या राय दी है, तो देखिए क्या क्या मामला था कि लंबे समय तक कब्जा है, 56 साल हो गया है, अब उसके बाद इतने समय तक कब्जा है तो क्या उसकी स्थिति दूसरी हो जाएगी। बस्ती बसाने की नीति, हैबिटेंट या सेटलमेंट की स्थिति जो होती है उसके लेकर क्या स्थिति है, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करने और कथित रूप से जो भेदभाव वाली नीतियाँ, ये सब कुछ आरोप लगाया गया था। इन्हीं सारे मुद्दों पर उसको जवाब देना था। देखिए तो सबसे पहले लंबे समय तक कब्जे पर, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि कब्जा समय से कोई मतलब नहीं होता है, कितने समय से कब्जे में है इससे कोई भी उसका कानूनी स्थिति नहीं बदलती है, चाहे लंबे समय से हो चाहे कम समय से, कब्जा तो कब्जा ही रहता है। यानी उसकी परमानेंसी स्थिति नहीं हो जाएगी जब तक कि उसे संप्रभुता न दी गई हो। दूसरा है बस्ती बसाने की नीति या सेटलमेंट वाला, ये पहला मुद्दा था जिस पे विचार किया गया है। देखिए इसमें कहा है कि 67 से 1967 से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बस्ती बसाने की इजराइल की नीति थी। न्यायालय ने कहा कि इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी ऊपर देखे ही थे कि ऑक्यूपेशन वाले में कि आप सिविलियन सेटलमेंट को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि बस्ती नीति जो उसकी इजराइल की सेटलमेंट नीति है और इजरायली सैन्य उपायों ने फिलिस्तीनियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कब्जे वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ने के लिए मजबूर किया, डिस्प्लेस्ड किया। ये कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी हेग कन्वेंशन 1907 और जेनेवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन 4 1907, जेनेवा कन्वेंशन 4 1949 का उल्लंघन है। यह चौथे जिनेवा कन्वेंशन और हेग विनियमों का जो है उल्लंघन करता है, ये बातें इसमें कही गई है। दूसरा इसमें बात आई कि भेदभावपूर्ण कानून और उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाया कि कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल द्वारा लागू किए गए कानून फिलिस्तीनियों के लिए के साथ अलग व्यवहार करती है। यानी ऐसा नहीं कि जो इजराइल के लोगों के साथ व्यवहार है वही फिलिस्तीनियों के साथ है, तो इस मामले में भी गलत है। आत्मनिर्णय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बाधित किया गया है। ऐसे में इजराइल ने कहीं न कहीं ऑक्यूपेशन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनमें से कई सारे कानूनों का उल्लंघन किया है। इसको लेकर आगे का क्या भविष्य की कार्रवाई पर उसने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि इजराइल का दायित्व है कि वह अपने अवैध कब्जे को तुरंत समाप्त कर दे और नए बस्तियां बसाने की गतिविधियों को रोके, कब्जे वाले क्षेत्रों में बसने वालों को निकाले और सभी प्रभावित लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करे। ये कुछ उसने राय दी है। हालांकि उसने कहा है कि ये निर्णय उस पर बाध्यकारी है, लेकिन ये उसकी सिर्फ सलाहकारी बाध्यता है, अभी देखेंगे कि क्या मामला है। और साथ ही कहा कि अन्य राज्यों को कब्जे वाले क्षेत्रों को इजराइल का हिस्सा नहीं मानना चाहिए और इस कब्जे को बनाए रखने में इजराइल को सहायता या और किसी तरह की सहायता नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि ये जो गलत है इजराइल का, वो हटे, कब्जा छोड़े, वहाँ के बस्तियाँ जो बसाया है उनको बाहर निकाले और जो उनसे जिन लोगों को उसका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे। और अन्य देशों से भी कहा है कि जो हिस्सा है, जैसे आप वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न जेरूशलम बोल रहे हो, वो इजराइल के कब्जे में है, तो उसको इजराइल का राज्य क्षेत्र न माना जाए। ठीक है, ये बातें इसमें कही गई है। अब देखते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा। देखिए ये निर्णय ही इसलिए किया गया था क्योंकि महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके कहा था कि आप इस पे एक राय दीजिए, और जो राय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय जो होता है वैसे तो जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, लेकिन चूंकि ये राय दिया गया था, कोई भी इस तरह का निर्णय उस पर बाध्यकारी निर्णय नहीं है, सिर्फ उसको इसलिए उसका कोई इन्फोर्सेबल या प्रवर्तनीय प्रभाव नहीं है। ऐसे में ये एक सलाहकारी राय है और इसका इजराइल या अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कानूनन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे बार बार कभी भी इजराइल मुद्दे पर कि इस तरह के निर्णय कहीं न कहीं इजराइल को दबाव में लाते हैं। उसे जैसे अभी क्या था कि
फिलिस्तीन या उसके समर्थक देशों द्वारा ये बातें कही जा रही थी, या उसके समर्थक मीडिया हाउसेस या एनजीओज जो बहुत सारे चले थे उसके द्वारा कही जा रही है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा ये बातें कही गई है कि इजराइल वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम में उसकी अथॉरिटी क्या रह गई है, एक ऑक्यूपेंट या कब्जाधारी ऑक्युपाइड स्टेट के रूप में हो गई है, जो कहीं ना कहीं उस पर उसके दावे को कमज़ोर करता है। और जो हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जो गाजा में युद्ध चल रहा है, ये उसको भी प्रभावित करता है। और बल्कि कहा भी है कि ये और गाजा में जो उसने कर रहा है ये और, यानी देखिए कि ये मामला कितना जो है एक तरफा निर्णय दिया गया है। इसीलिए इस निर्णय को लेकर जो है, इस निर्णय को लेकर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई कैबिनेट ने कहा है कि वो इस फैसले की निंदा करते हैं। और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वेस्ट बैंक के तत्काल और औपचारिक विलय कर दिया जाए, यानी कि अभी जो उसको स्वतंत्रता इस तरह की दी गई है उसका पूरी तरह से विलय कर दिया जाए, यानी न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, यानी चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। नेतन्याहू या बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वेस्ट बैंक का जो बाइबल में नाम है, क्या नाम है, यहूदिया और सामरिया, और उनकी जो अपनी शाश्वत इटर्नल राजधानी या जो उसकी कह सकते हो कि धार्मिक राजधानी जेरूसलम है, वो कहते हैं कि यहूदी लोग अपनी ही भूमि पर कैसे कब्जाधारी हो सकते हैं, ऑक्युपेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी शाश्वत राजधानी यरूशलेम में नहीं, हमारी जो शाश्वत राजधानी यरूशलेम है उसमें हम कैसे कब्जाधारक हो सकते हैं। साथ ही यहूदिया और सामरिया बाइबल में वेस्टर्न बैंक का नाम है, वहाँ पे हम कैसे जो है कब्जाधारी हो सकते हैं। ऐसे में यह निर्णय सही नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि हेग में कोई भी गलत निर्णय इस ऐतिहासिक सत्य को विकृत नहीं कर सकता है। तो ये स्थिति है इजराइल की प्रतिक्रिया। और देखा जाए तो सिर्फ इसका इजराइल पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, जो ऑलरेडी है। इजराइल के जो पक्ष में है वो पक्ष में है, जो विपक्ष में है विपक्ष में होंगे। लेकिन ये इस तरह के जो फैसले तो जो आए हैं, लेकिन इसको लेकर जो एक नैरेटिव वार शुरू होगा, वो शायद जो शांति वार्ता हो रही थी उसको डिरेल कर सकता है। क्योंकि देखिए मांग उठ रही है कि वेस्टर्न बैंक को तत्काल रूप से औपचारिक कब्जा कर लिया जाए। नहीं वेस्टर्न बैंक तो गाजा पे ये बात तो उठेगी ही कि गाजा पर जब आपने कर ही रही है तो उसको पूरी तरह से अपने में मिला लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति और जटिल बनाएगी और इसका कोई बहुत सकारात्मक परिणाम तो आने का नहीं है। लेकिन ठीक है, आया है तो आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच कानूनी विवादों को हल करता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों पर स्वचालित रूप से अपना फैसला नहीं करता है या केस नहीं सुनता है। पक्षकारों द्वारा, यानी जिस कानून को लेकर, जैसे हेग कन्वेंशन की बात है, इसमें हेग कन्वेंशन 1907 4 कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन जो है 1949, इनके जो पक्षकार देश होंगे वही मामले यहाँ पे ले आ सकते हैं। तो ये इससे जुड़ी हुई चीज़ है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून के कोई देश पक्षकार नहीं है वो इसे इसमें नहीं ला सकता है। जैसे देखिए एक और मामला इसी में चल रहा है, नरसंहार को लेकर, जेनोसाइड को लेकर इजराइल पे मामला चल रहा है। इजराइल पक्षकार है, फिलिस्तीन तो देश ही नहीं है, तो उसके ऐसे पक्षकार, तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा उसे इस मामले में उठाया गया है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं, रूग लहरें और एआई की उनकी भविष्यवाणी करने की क्षमता। देखिए ये इस तरह की लहरें हैं, कई सारी विशाल लहरें समुद्र में कई बार आती हैं जो एकाएक निकलती हैं और उसका काफ़ी ऊंची और तीक्ष्ण लहरें होती हैं, बिल्कुल दीवार की तरह। और इसका समुद्री परिवहन वालों में, यानी खासतौर से जो शिपिंग चैनल है या जो तट के आसपास पारिस्थितिकी और उसके रहने वाले लोगों पर कई बार बड़ा विनाशकारी प्रभाव होता है। खासतौर से शिपिंग वाले में जो बड़े जहाज होते हैं उनको तो बीच से तोड़ के लहरें रख सकती हैं। छोटे जहाज की तो जो बात ही है, बड़े जहाज़ों को तो वो बीच से तोड़ के रख देती हैं। तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसको अभी तक जिसका पूर्वानुमान का कोई नहीं था, एक एआई मॉडल आया है जो इसको लेकर पूर्वानुमान करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कर सकता है। ज़रा देखें इसके बारे में चर्चा में क्यों है। तो देखिए दुष्ट या रोग लहरें पहले और बाद में आने वाली समुद्री लहरें, यानी जैसे किसी लहर को दुष्ट लहर तब कहोगे या रोग लहर तब कहोगे जब उसके पहले की लहर और उसके बाद इनके बीच में से कोई एक आध लहर आती है जो काफ़ी क्या होती है, तुलना में असामान्य होती है, बड़ी होती है। इससे जहाज़ों, तटीय या अपतटीय बुनियादी ढांचे, मानव जीवन के लिए खतरा पैदा होता है।
और इन दुष्ट लहरों का पूर्वानुमान लगाने का कोई तरीका अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, हालांकि इसको कहो कि अच्छी बात यह है कि 172 महासागरीय बुआओं यानी एक जो समुद्र में नौसैनिक मार्किंग के लिए रहता है, उनके नेटवर्क से प्राप्त बिलियंस या अरबों डेटा का विश्लेषण करके मैरीलैंड विश्वविद्यालय के 2 गणितज्ञ शोधकर्ताओं ने एक एआई मॉडल डेवलप किया है जो इन रूक लहरों या रूक वेव्स का कुछ मिनट पहले इसका अनुमान लगा सकता है। यानी 5 मिनट पहले इसका अनुमान लगाने में, सभी का नहीं लेकिन 73% वेव्स का 5 मिनट पहले अनुमान लगाने में सक्षम हो सकता है। अगर उसका 5 मिनट पहले भी अनुमान लग सकता है तो जो जहाज या जो उस पे बैठे चालक दल हैं वो उससे बचने के लिए रास्ते या कुछ विकल्प अपना सकते हैं कि कैसे इनसे बचा जा सके, क्योंकि वो जिस सामान्य पैटर्न पे लहरें चलती हैं, जिस तरह से चलती, उससे बिल्कुल अजीब होता है। इसीलिए उसको रूग या दुष्ट कहते हैं। जैसे क्लास में कोई दुष्ट किसे कहते हैं? जो सामान्य परंपरा को नहीं मानता है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्रांतिकारी मत कह दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए ज़रा सा टेक्निकली समझिए कि दुष्ट लहरें क्या होती है। दुष्ट लहरें, जिन्हें वैज्ञानिक चरम तूफानी लहरें भी कहते हैं, ये आसपास की लहरों से दुगनी बड़ी होती है। एक्चुअल में ये 2.2 गुनी होती है। यानी आसपास उसके पहले और उसके बाद की जो लहरें होती हैं उससे 2.5 गुना 2.2 गुना यानी लगभग 2 गुना से ज़्यादा अगर बड़ी लहरें होती हैं तो उन्हें चरम तूफानी लहरें या रूग लहरें बोला जाता है। और ये बहुत अप्रत्याशित होती है। इनकी मतलब कोई कल्पना नहीं कि किधर से आ जाएं, क्यों आ जाएं, नहीं किया जा सकता। हालांकि कारण कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये लहर आई तो अब ये आएगी ही आएगी। और अक्सर जो है ये जो प्रचलित हवा रहती है या जो प्रचलित लहर होती है या जो जिन दिशाओं में वो चल रही होती, उनके बिल्कुल उलट या बिल्कुल अजीब दिशा से, यानी वो पूर्वा हवा चल रही तो हो सकता है वो पश्चिम से लहर आ जाए या वो उत्तर से आ जाए, दक्षिण से, यानी जिस दिशा से जो सामान्य चल रही है उससे अलग से आती है। इसलिए उसके बारे में है ना एक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर देखें तो समुद्र विज्ञान में समुद्र की स्थिति, सिचुएशन समुद्र की क्या कहा जाता है, यानी कि किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय पर एक जल के निकाय की स्थिति को समुद्र की स्थिति कहते हैं। और विश्व मौसम संगठन एक समुद्र की स्थिति को लेकर एक जो आंकड़ा करता है 0 से 9 तक वो पैमाना करता है। समुद्र की स्थिति कोड है 0 कोई लहर नहीं, 9 14 मीटर तक की लहरें जो है, 14 मीटर यानी लगभग आप 45-50 फीट ऊंची लहरें जो होती है, इसके आधार पे ये देखता है और समुद्र की स्थिति को ये दर्शाता है। और एनओ के अनुसार दुष्ट लहरें औसत समुद्री स्थिति, यानी जो भी समुद्री स्थिति उस क्षेत्र की होगी उससे 2 गुना से ज़्यादा वो उत्पन्न कर लेती हैं। अगर मान लिया चलो हम कह रहे हैं कि वहाँ की कोई लहर नहीं है, 0 है, तो उससे अगर थोड़ा भी आ गया तो दुष्ट लहरें मान लेंगे। लेकिन 0 तो कोई होता नहीं इतना शांत सागर। मान लिया कोई 1 मीटर लहरें वहाँ पे चल रही हो या आधा मीटर की लहर चल रही हो और आधा मीटर की लहर पता चला 1.5 मीटर में बदल जाए, या 1 मीटर की लहर हो वो 2 मीटर हो जाए, 2.5 मीटर हो जाए, या 2 मीटर की लहरें हो 5 मीटर हो जाए, तब ये माना जाता है कि वो दुष्ट लहरें हैं और उसका निश्चित रूप से कई विनाशकारी प्रभाव होता है। और ये लहरें कब बनती हैं? ये लहरें सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनती। इसके पीछे 1-2 कारण दिखाई देता है। उसमें से जैसे जब सर्ज होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेल मतलब उफान, और ये जो उफान होता है ये हवा और इसके कारण नहीं होता। उसके पीछे एक तो ये कारण होता है कि दूर कहीं समुद्र में कोई जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उनके कारण होता है, या कभी सुनामी, वो भी एक उफान है लेकिन वो दूसरे कारण से होता है। इस तरह की चीज़ों की कोई वेव आ रही हो और वो वेव क्या करेगी, आसपास के वेवों को कन्वर्ज कर रही है, इसके कारण कोई बन जाती है, या उस स्वेल को दबाने के लिए आसपास की जो लहरें उस पर बनती हैं। तो ये कुछ है कि अब दूर कहीं कोई हिंड्रेंस होता है, उसको दूर करने को, उसको या तो उसके प्रभाव के कारण या उसको दूर करने के कारण इस तरह की लहरें विनाशकारी या कोई चरम लहरें बनती हैं। और ये तब भी बन सकते हैं जब समुद्री यानी संकुचित करने पर हो। और देखा गया तो पिछले 2011 से 2018 के कारण जो अनुमान है कि 386 लोगों की जान गई है और 24 जहाज डुबो दिए हैं इस तरह की दुष्ट लहरें। ये तो बड़े जहाज़ों की बात है। ऐसे कई विनाशकारी प्रभाव ये सागरों में दिखते हैं और ये कहीं ना कहीं शिपिंग चैनल के लिए काफ़ी कह सकते हो ना कि आप जैसे आप ऐसे सोचो, सामान रास्ते से जा रहे हो, एकाएक, वैसे तो पता है कि कहाँ गड्ढा क्या नहीं है, लेकिन आप किसी अनजान रास्ते में जा रहे हो और मोड़ पर टर्न करो और भयंकर गड्ढा है, क्या करोगे? एक्सीडेंट होगा। या
एक हैवी बम्प आ गया है, आप उस पर आते जाते रहो तो पता है, लेकिन इसकी कहानी यही है कि ये अप्रत्याशित, इसके बारे में अनुमान ही नहीं लगा सकता। तो इसलिए वहाँ पे एक खतरा बना रहता है कि इनके बारे में, और इसलिए जब पता ही नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान करते हैं, खासतौर से बड़े जहाज़ों को। लेकिन अब अगर इनका पूर्वानुमान पता चल जाए तो इनसे बचने, जैसे पता चल जाए कि आगे गड्ढा ही है या बम्प ही है भी है, तो उससे आदमी बच के निकल सकता है। तो इसलिए जो हम अगला देख रहे हैं वो है कि दुष्ट लहरों का पूर्वानुमान का जो AI का वादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वादा कर रही थी, यानी जिन लहरों के बारे में, जिन दुष्ट लहरों या रूक लहरों के बारे में अभी हमें अनुमान नहीं था, अब हम उनके बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो वही मैरीलैंड विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने समुद्री बुआ या जो ओशियन बुआस इनको बोलते हैं, यानी वो नेविगेशनल मार्क होते हैं, उनके द्वारा दर्ज किए गए 20 मिनट लंबे नमूनों पर विचार किया, और इसमें 1 मिनट पहले लगभग 75% दुष्ट लहरों की भविष्यवाणी की गई। यानी 1 मिनट पहले, दुष्ट लहरों के आने के पहले 1 मिनट पहले अगर देखा जाए तो 75% भविष्यवाणी सही निकली, और अगर उसी को 5 मिनट पहले देखा जाए तो 73% भविष्यवाणी 5 मिनट पहले लहरों की कर सकता है, दुष्ट लहरों की भविष्यवाणी करने में ये सक्षम है। लेकिन इसके बाद जो बातें कही गई है इस शोध में वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये कहा गया है कि उसने जो अध्ययन किया है उसमें 2 बुआस, यानी 2 जो नेविगेशनल मार्किंग है, वो 2 अलग अलग गहराइयों पर भी रह सकती है, और उनके आधार पर भी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और अगर इसको AI को और प्रशिक्षित कर दिया जाए, इसमें और ज़्यादा डेटा दिया जाए जिनको हमने नहीं दिया है, अगर वो दे दिया जाए तो इस उपकरण से यूनिवर्सल पूर्वानुमान भी किया जा सकता है किसी क्षेत्र विशेष में। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि ये की जो पूर्वानुमान किया कर दिया जा सकता है, और ये जो पूर्वानुमान की क्षमता होगी वो नियर परफेक्ट होगी, यानी लगभग सटीक पूर्वानुमान इसके द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये हमारे शिपिंग चैनल को या जो समुद्री जहाज परिवहन है उसमें काफ़ी मददगार हो सकता है। तो ये एक हमने उदाहरण देखा है। चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, जाके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।